हाँ जी, पीजीबीपी। अब तक अपन ने जितने भी पीजीबीपी के क्वेश्चंस किए हैं वो या तो ट्रेडिंग पी&एल से किए हैं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से किए हैं। आज समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको पीजीबीपी का क्वेश्चन कैसे करना है। उससे पहले आपको रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग पी&एल के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। जब भी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लोग ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं, कुछ लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, और कुछ लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तीनों बनाते हैं। तो ट्रेड और एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बनता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है, उसका बैलेंस ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का जीपी का ट्रांसफर होता है पी&एल में, और फिर पी&एल का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। तो 3 अकाउंट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। ये जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ये कौन प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चरर। ये तीनों कौन प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट। ये मैं आप लोगों को डिटेल में अकाउंटिंग में और कराऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कॉस्ट शीट पता हो तो कॉस्ट शीट में एक प्राइम कॉस्ट होती है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट होती है। तो फैक्ट्री कॉस्ट यहां तक आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और ऑफिस और सेलिंग के एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ऑफिस एंड सेलिंग के पी&एल। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कौन बनाता है? ये बनाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी बनाता है, ट्रेडर रिटेलर भी बनाते हैं, बट ट्रेडर रिटेलर क्या नहीं बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग। जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरर ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, ट्रेडर रिटेलर क्या बनाएंगे? सीधे ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कौन बना रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। और रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये जो तीनों प्रिपेयर होती है, ये प्रिपेयर करते हैं बच्चों एनजीओ, चैरिटी। ये लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। यहां तक डन है, और आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग पी&एल मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता है कैसे बनता है। बट मैं जानना चाहूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनता है और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो वो उस पर डिस्कस करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इट इज बनता है जैसे कि ट्रेडिंग पी&एल बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे ही बनता है जैसे ट्रेडिंग एंड पी&एल बनता है। बस फर्क इतना सा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कौन बना रहा है? सर्विस प्रोवाइडर्स। और सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कोई माल थोड़ी खरीदते हैं, माल थोड़ी बेचते हैं, तो उनके लिए स्टॉक कभी होता ही नहीं है। तो जहां स्टॉक नहीं है वहां ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वहां क्या है? फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको बताता है कि कितना आपका कैश इनफ्लो है और कितना आपका कैश आउटफ्लो है। बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये क्या बताता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट आती है। सिर्फ रेवेन्यू। दो तरीके से एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करते हो ना,
कुछ एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के मैं बार बार बोल चुका हूं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस बताओ फिर से। हाँ, असेट्स की परचेज, इन्वेस्टमेंट की परचेज, उनको बेचने से होने वाला लॉस, ये सब एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी है? असेट की सेल, इन्वेस्टमेंट की सेल, उनको बेचने से होने वाला प्रॉफिट, ये सब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आता है, कैपिटल कभी भी नहीं आता। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें बच्चों यहां रिसिप्ट है, यहां पेमेंट है, तो रिसिप्ट में दोनों आते हैं। यहां पे रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है, और यहां पे कैपिटल रिसिप्ट भी आती है। और पेमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आते हैं, दोनों आते हैं। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको या तो सरप्लस मिलता है या डेफिसिट मिलता है। यहां पे हम लॉस या प्रॉफिट नहीं लिखते, सरप्लस या डेफिसिट लिखते हैं। रिसिप्ट में ऐसा नहीं होता। रिसिप्ट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। रिसिप्ट में क्या निकलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस तो यहां आता है, जिसे हम टू बैलेंस बीडी बोलेंगे। दिस इज योर ओपनिंग कैश, और ये 2 लिख दिया क्या यहां पर भी मैंने? और क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है? बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस सीडी। दिस इज योर क्लोजिंग कैश। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से मुझे पीजीबीपी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। तो याद रहे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिसअलाउड की बात ही नहीं आएगी। यहां डिसअलाउड का हम देखेंगे ही नहीं। क्यों? डिसअलाउड कोई चीज कब होती है? जब गलत अलाउ कर दी हो। यहां तो पीएनडल ही प्रिपेयर नहीं हुआ, आपको तो नया पीएनडल बनाना है। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में से वही इनकम उठाओ, वही एक्सपेंसेस उठाओ जो अलाउड है। डिसअलाउड छोड़ दो रिसिप्ट पेमेंट में, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट में तो हर तरीके की इनकम मिलेगी और हर तरीके के एक्सपेंसेस मिलेंगे, रेवेन्यू नेचर भी मिलेंगे, कैपिटल नेचर भी मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, रेवेन्यू वाला। ये पिक करूंगा, दिस इज माई रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दिस इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां से आप पीजीबीपी का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर जो नेट ऑफ होके आएगा, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। क्लियर है यहां तक? ओके। तो इस तरीके से अपन को करना है। अभी ये जो आपका इलस्ट्रेशन 88 है, ये देखिए, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही है। यहां देखो, आपको कहीं पर भी सरप्लस, डेफिसिट, प्रॉफिट, लॉस, ये कुछ नहीं दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा? ये देखिए, दिस इज योर ओपनिंग कैश एंड दिस इज योर क्लोजिंग कैश। अब इसी में ही रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, कैपिटल रिसिप्ट भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। आपको ये रीड करके समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू कौन सा है और कैपिटल कौन सा है। तो उसको करते हैं, पहले इतना नोट कर लें ताकि बेस बना रहेगा। नोट करें।
अरे बाहर जाके बात करे यार। नोटेड, करें इलस्ट्रेशन। चलो जी, अब आप लोग मुझे बताओ क्या पिक करना है। ठीक है, मिस्टर सुनील है जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है। सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो, किसी भी चीज़ का ट्रेडिंग पेंडल हो, चाहे इनकम हो, चाहे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हो, किसका देख रहे हो, कौन से पर्सन का देख रहे हो। हाँ, वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर है तो कौन सी सर्विस देता है, आप जैसे प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो इसकी रिसिप्ट होंगी वो रेवेन्यू होंगी। ठीक है ना। अब सेल ऑफ शेयर्स है, शेयर्स को बेचा, तो अब वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। चार्टेड अकाउंटेंट का शेयर से क्या लेना देना भाई, तो ये आपको पता चल जाएगा इससे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ऑडिट फीस बताओ, बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम फ्रॉम अदर प्रोफेशनल वर्क, रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब ये बताओ कोचिंग फीस अलाउड है, क्योंकि ये तो अलग हो गया। हाँ, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट का कोचिंग फीस से क्या लेना देना है भाई, ये अदर सोर्स की इनकम है, इट्स अदर सोर्स इनकम। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर ये कौन सी इनकम हो गई, बिजनेस की हो गई। ठीक है, तीनों कौन सी इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा, कैपिटल रिसिप्ट है। एग्जामिनर्स फीस
नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो 3 तो आपकी इनकम हो गई, और ये तीनों इनकम कौन सी इनकम है? रेवेन्यू। अब आ जाओ आप पेमेंट पे। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड। अब म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, अब वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस यूज हो रही होगी तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड है, अदरवाइज डिसअलाउड है। अभी छोड़ते हैं। कोचिंग रन कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी अलाउड है, पर्सनल नहीं है। मेंबरशिप फीस बताइए, ये अलाउड है। क्या होती है मेंबरशिप फीस? ये आप भी पे करेंगे जब आप CA में बन जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट आपसे उनका मेंबर होने के लिए अलग से पेमेंट और लेता है हर साल। नालायक। कोई कुछ नहीं कर रहा हो तो तब भी देनी पड़ती है भाई, 7,500 रुपए देता हूं ना मैं हर साल, देनी पड़ती है ना। तो मेंबरशिप फीस अलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है। इनकम टैक्स डिसअलाउड। मोटर कार परचेज बताओ, डिसअलाउड है। लेकिन इसके ऊपर डेप्रीसिएशन अलाउड होएगा। असेट तो अलाउड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या अलाउ है? डेप्रीसिएशन। तो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे मोटर कार पे। मोटर कार एक्सपेंसेस अगर कार बिजनेस में यूज हो रही है तो अलाउड है, देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी चेक करेंगे किस पर्पज से यूज हो रही है। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो हो रहा है वो तो कर लेते हैं। बनाइए कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ business income of Mr. Sunil. Computation of business income of Mr. Sunil. उसके नीचे असेसमेंट ईयर भी लिखना, वो जरूर लिख कर आना। A.Y असेसमेंट ईयर कौन सा है? कौन से ईयर एंड का पढ़ रहे हो? ये 31 मार्च 25 का है, तो असेसमेंट ईयर 25-26 है। ठीक है, तो A.Y कर दो 2025-26। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद का असेसमेंट ईयर होता है। करें शुरू। सबसे पहले रिसिप्ट लिखेंगे, तो लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट बना लें। पर्टिकुलर अमाउंट अब पर्टिकुलर में लिखिए रिसिप्ट्स। पर्टिकुलर में लिखिए रिसिप्ट्स। अब वन बाय वन लिखिए। पहले लिखिए ऑडिट फीस 22 लाख। ऑडिट फीस 22 लाख। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल वर्क 1 लाख। इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल वर्क 1 लाख। फिर लिखिए कोचिंग फीस 1200। कोचिंग फीस 1200। बस 3 ही रिसिप्ट दिख रही हैं अपन को। अब उसके नीचे लेस पेमेंट्स लिखिए उसके नीचे, या तीनों का टोटल कर लो बच्चों। पहले तीनों रिसिप्ट का टोटल कर लो। 23,200,000। ओ सॉरी, हाँ आ सकता है यार, पढ़े तो सही पहले। रुको पढ़ ही लेते हैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन किस किस की है। ये रहा। कार तो 20% ही चल रही है प्रोफेशनल पर्पज से। अलाउड डेप्रीसिएशन कार पे 27,000 है। आउटस्टैंडिंग फीस भी आपको दे रखी है 2,000 10,000। ठीक है, और एक ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड हो रहा है, पेमेंट ऑफ ₹2,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का एक ऑफिस एक्सपेंसेस है जो इस साल के एक्सपेंसेस में इंक्लूड है। तो प्रॉपर्टी के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा, तो प्रॉपर्टी तो आप सीधे सीधे डिसअलाउ करो, छोड़ दो। टोटल करो तीनों का। 23,12,000 नहीं बोलते उसको, 23,01,200 बोलते हैं। आप करिए लेस पेमेंट्स
सबसे पहले लिखिए अब पेमेंट्स में वन बाय वन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000, अब अपन प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं बच्चों एक बार के लिए। नेक्स्ट लिखिए कोचिंग एक्सपेंसेस, कोचिंग एक्सपेंसेस 800, मेंबरशिप फीस 500, फिर लिखिए अब ये लाइफ इंश्योरेंस और ये दोनों तो अलाउड नहीं है, मोटर कार वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन डेप्रीसिएशन नीचे से खुद ने कैलकुलेट करके लिखिए डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार मोटर का वो 20% यूज होता है, हाँ, तो अब 27,000 का 20% भी करिए। नहीं सर वो लिखा हुआ आगे लिखा हुआ भी तो if- होली यूज फॉर प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन के लिए मोटर कार तो 20% यूज हो रही है ना। ये 27,000 पूरा प्रोफेशन से रिलेटेड है, लेकिन प्रोफेशन में मोटर कार तो 20% यूज हो रही है, तो 27,000 का 20% करो, हैं 5400, 5400। फिर लिखिए मोटर कार एक्सपेंसेस, हाँ इसका भी 20% करो, 10,200 का 2040, हो गया क्या? अच्छा अरे रुको तो सही, तो ए यार तुम तो कैलकुलेटर हो गए जो शुरू होते हो। अब इधर देखिए ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अब सी पॉइंट क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग फीस 2,000 रुपए, जिसमें 500 रिसीवेबल है मीता से, कंसीडर्ड एज बैड। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दे रखा होगा, नीचे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अलग से दे रखा होगा। क्यों? रिसिप्ट पेमेंट में तो आएगा ही नहीं, पर रिसिप्ट पेमेंट में तो जो एक्चुअल में मिल गया और जो एक्चुअल में दिया है वही तो आता है, आउटस्टैंडिंग तो आता ही नहीं है, बकाया। लेकिन हम जो P&L बनाते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। किसके बेसिस पे? अक्रूवल। तो वहां आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट रहता है, प्रीपेड का ट्रीटमेंट रहता है, सबका ट्रीटमेंट रहता है। तो ये अज्यूमिंग रहता है कि मतलब आपको एक तरीके से ये इग्नोर ही करना है, ये अज्यूम है कि ऊपर उन्होंने ऐड कर दिया होगा या हमको ऐड नहीं करना, क्योंकि अलग से इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है ना? लगाओ टोटल। बाईस लाख 74,460। ठीक है, अब इसके नीचे एक नोट लिखो, वो लिखवा देता हूं मैं, ये कि मैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को क्यों, ये देखो ये क्या है, ये खुद ही कह रहा है कैश बेसिस पे मेंटेन करना है, तो अक्रूवल बेसिस पे होगा नहीं है। मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए एज पर सेक्शन 145, इसके नीचे एक नोट लिखिए कंप्यूटेशन के नीचे, एज पर सेक्शन 145 कॉमा मेथड ऑफ अकाउंटिंग although accounts are maintained on the basis of accrual method, although accounts are maintained on the basis of accrual method, but since या but under this situation या under this question लिखो, but under this question assessee maintain cash basis method of accounting, cash basis method of accounting. Therefore all the adjustments related to
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, accrued and unearned will be ignored, will be ignored. ठीक है, और तो फिर ये अदर सोर्स की इनकम है। हालांकि इन्होंने ग्रॉस टोटल इनकम बोला है। देखो बच्चों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब ग्रॉस टोटल इनकम की बात होती है तो पांचों ऐड की इनकम का टोटल होता है। फिर ये रहा ना, लिख रखा है ना, अक्रूवल होते तो फिर ये आउटस्टैंडिंग को, इनको सबको हम ऐड करते हैं। भाई याद करो, पी एंड एल में ये मैंने आप लोगों ने उसमें फाउंडेशन में भी तो पढ़ा होगा। जैसे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल है, इसमें आपने जैसे मान लो 2 एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, हाँ, और प्रीपेड लेस होता था। और इधर जो इनकम है, उस इनकम में एक्रूड इनकम ऐड होती थी, और इनकम साइड में अनर्ड लेस होता था। और अनर्ड क्या होता है? एडवांस रिसीव्ड। तो फिर इसी तरीके से एडजस्टमेंट करूंगा अगर मैं अक्रूवल मेथड पे हूं तो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा था, जब आपको ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन दे तो ग्रॉस टोटल इनकम होती क्या है? जो आपका कंप्यूटेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ग्रॉस टोटल का कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अभी अपन को पीजीबीपी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने वो बनवाया नहीं। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम की बात होती है तो पांचों ऐड का टोटल होता है। सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब इन पांचों का टोटल किया जाता है, उस टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर 6A के डिडक्शन, ATC, ATD, ATG आगे जाके आप पढ़ेंगे। फिर जब नेट ऑफ होता है, इसे बोला जाता है टोटल इनकम। इसे ही टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, इसे ही नेट इनकम भी बोलते हैं। और टैक्स इस वैल्यू पे जाता है। टैक्स किस वैल्यू पे जाता है? इस वैल्यू पे। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, आपसे ग्रॉस इनकम पूछा है ना, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी और अदर सेल्स दोनों दे रखी है इन्होंने। ये देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये इनकम ही तो है 5000। तो यहां पे आपको 5000 लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाउस प्रॉपर्टी में 30% की डिडक्शन मिलती है, छूट मिलती है, फिक्स है वो सेक्शन 24 में। बिजनेस की भी आपने निकाली है कितनी? 22 लाख। कैपिटल गेन है नहीं, अदर सोर्स की इनकम है, ये रही। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एग्जामिनर फी है, ये सब क्या है? अदर सोर्स की इनकम। फिर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस तरीके से होएगा ये। तो आपके ये नीचे सॉल्यूशन में दे भी रखा होगा। ये देखो, सबसे पहले इसने हाउस प्रॉपर्टी शुरू की, 30% का ये देखो डिडक्शन दे दिया। वो म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, ये हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा, जिनको पढ़ा दिया उनको तो पता होगा।
सबसे पहले रेंट में से क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आती है, फिर एनएवी के बाद 2 डिडक्शन मिलते हैं। कौन से सेक्शन में था वो डिडक्शन, देखा पूछता हूँ मैं, कौन से सेक्शन में डिडक्शन था जय? कौन से सेक्शन में डिडक्शन दिया उस प्रॉपर्टी में? यार तुम लोग आगे पढ़ते हो, पीछे का भूलते हो। अरे कौन से सेक्शन में दी? 24 में। दोनों डिडक्शन कितनी कितनी थी ए और बी में? ए में कितनी थी 24 में? ए में इंटरेस्ट ऑन लोन था 30%। अरे अभी अभी तो किया मैंने, ए में था 30%, बी में है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये वही किया है इन्होंने, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, 30% का डिडक्शन दिया, नेट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आ गई? 2940। फिर ये बिजनेस इनकम है। अच्छा इसने कोचिंग को अलग से लिया है, कोचिंग वाले पार्ट को अलग से ले लिया है इसने, अदर सोर्स में लिया है बच्चों कोचिंग फीस देखो, जबकि वो नहीं बिजनेस में जाएगी, घबराओ मत, बिजनेस में ही जाएगी ये। इससे अदर सोर्स में ले लिया कोचिंग वाला पार्ट, बिजनेस नहीं माना। और यार अगर लॉजिकली भी देखे ना, ये कह रहा है कि ही ऑल्सो रन, ये कहां कह रहा है बिजनेस है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, अभी मैं हूं यार, मेरी सीए प्रैक्टिस भी है यार, मैं आपको अभी पढ़ा भी रहा हूं। तो जो मेरी सीए प्रैक्टिस की फीस आती है वो मेरी पीजीबीपी की इनकम है, बट जो आपसे फीस आ रही है उसको मैं पीजीबीपी में डालता, मेरा बिजनेस थोड़ी है, मेरा अदर सोर्स है वो, दिस इज माई अदर सोर्स इनकम। समझ रहे हैं? तो ये अदर सोर्स में जाएगी, मैं कर भी रहा था, फिर मेरे को लगा ठीक है ना। तो ही ऑल्सो रन अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब वो एक्स्ट्रा में कर रहा है। अब जैसे मैं हूं, मैं शेयर मार्केटिंग भी करता हूं बीच बीच में, है तो वहां से जो शेयर्स को बेचने से प्रॉफिट आता है तो मेरी कैपिटल गेन भी है ना। तो ग्रॉस इनकम होती है, फिर टैक्स उस ग्रॉस पे जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मैं पढ़ाऊंगा, डिडक्शंस वो माइनस होने के बाद फिर टैक्स जाता है, ये है। तो इसने अदर सोर्स ले ली, कोई बात नहीं, अब आप लोगों ने ले ली तो एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो ही गया, एग्जामिनर फीस हो ही गई। बाकी तो और चेक कर लो आपने एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखा है, ऑफिस लिखा होगा, मेंबरशिप लिखा होगा, मोटर कार एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन। डन है? चलो जी डन है। तो फिर इलस्ट्रेशन 89 कैसे भी करके आप लोग घर पे ये करते ही नहीं हो, करे नहीं करे होंगे। 89 शुरू हो जाओ, करो इसको। या पहले मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको रिसिप्ट पेमेंट का दूंगा पहले मैं, उसकी प्रैक्टिस एक और करो, फिर करना 89।
विकास देखना कौन है। हाँ भाई, कैश बुक दे रखी है आपको। मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये और कैश बेसिस पे बुक्स बनाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर वॉक्टर है, और कैश बुक मतलब वो इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। तो कैश बेसिस पे फिर आपको इग्नोर करना है क्या क्या, वही आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह जो भी है। नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है 5। सबसे पहले जो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट की स्क्रूटनी करके आप लोग जो कर पा रहे हैं पहले वो करिए। करिए।
इनकम 51,500 आ रही है। अब एक्सपेंसेस में मार्क करा देता हूँ, देखो देखो सर कॉस्ट ऑफ मेडिक कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 12,000 टिक करते जाओ। जनरल जनरल एक्सपेंसेस 450, मोटर कार एक्सपेंसेस 3,000, 6,000 का हाफ। सैलरी वो हाँ विकास बाबू साहब बस 6,000 का आधा 3,000, सैलरी 1,200, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 2,400, टेलीफोन एक्सपेंसेस 500, इंश्योरेंस प्रीमियम 350, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 200, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस ये भी आधा हो जाएगा 250, लोकल टैक्सेस ऑन हाउस 400 ये भी आता है 400 ये भी आधा होएगा 800 का। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में तो गड़बड़ नहीं करी, 25,000 आएगा। 25,000 आएगा। हाँ 25,000 कैसे आएगा? वो ऐसे आ रहा है कि जो हाउस कंस्ट्रक्ट किया है 5 लाख रुपए का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे ना, कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है ना प्रॉपर्टी। 10% हो गया। 5 लाख का 10% कितना हुआ 50, लेकिन प्रॉपर्टी तो आधी यूज हो रही है ना 25,000। और सर कार का भी करेंगे कार का डेप्रिसिएशन आएगा 1590। 1590 कितने की कार है 21,000 कुछ की 21,200 21,200, उसका 15% कार पे डेप्रिसिएशन 15%, 3,180 आएगा। उसका आधा भी तो करोगे, कार आधी यूज हो रही है ना पर्सनल, तो 1590 आएगा कार का डेप्रिसिएशन। और 25,000 डेप्रिसिएशन करो हाउस का। हाउस का समझ गए भाई, कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है ना प्रॉपर्टी, तो 10% लगता है कॉमर्शियल पे, तो 5 लाख का 10%, और चूंकि प्रॉपर्टी आधी यूज हो रही है बिजनेस में तो उसका भी हाफ करेंगे, तो 25,000 आएगा डेप्रिसिएशन ऑन हाउस। रुको रुको रुको, एक गड़बड़ और कर रहे होंगे तुम लोग। एक बुक्स और परचेज किए तुमने, देखो 6,000 की, अच्छा वो कर दिया 40%, 2,400 बुक्स पे भी लगेगा ना, 2,400 का डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कर दो। अब लगाओ, अब तो लग गया सर। थोड़ा सा वही जो आपने वो बोला था ना, एक मार्क्स इसके मिलते हैं, 2 उसका मिलता है, बस वही रह गए, बाकी तो वो ही रहे हैं ये वही रहे हैं। सोच 1700 कैसे आएंगे 2 मार्क्स काट लेगा अगला। क्या इतना करके आया हूँ, एक पेज भर के आया हूँ, क्या होएगा, आधा मार्क्स काट लेगा, दो पता चले कि 5 के 5 मार्क्स ही तीनों डेप्रिसिएशन पे थे तुम लोगों के। लो समझ ले अभी भी बर्बाद हो गई। हो गया ये, अब तो आ गया 1760। नहीं ये तो इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। आधा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वाला पार्ट प्राप्त होना तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। आ गया 1760। अब करो इलस्ट्रेशन 89। और ये 89 इज द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर अ डे, है ना। मेरे को 4 जगह पूजा करने जाना है भाई, 4 जगह, यहाँ एक ही नहीं हो रही है। जन्माष्टमी है प्रवेश के साथ। इसलिए लेट आते हैं। मॉड्यूल लेके आए हो ना सब लोग, अरे लेके आया करो भाई। 89 क्योंकि अब मैं कैसे दे आऊँगा, ऊपर नीचे थोड़ी करता रहूँगा। चलो फोटो भेज दो ना, पीडीएफ निकाल लेना, फोटो सही रखी। पीडीएफ निकाल ले। मैं फोटो ले फोटो 2 पेज में 3 पेज में कैसे आधा 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 भेजना पड़ेगा। ला। देखिए, वो एक पल्ले पे रखना है।